Hello everyone. In the last class, we discussed about the concept of normal residents of a country, and in this class, we are going to discuss the concept of domestic territory of a country. See, one thing should be very clear regarding normal residents of a country and domestic territory of a country. When we are talking about normal residents of a country, then we are asking the question of who earns the income. And when we are talking about domestic territory of a country, then we are asking the question of where the income is generated. जब हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करते हैं तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकम जो है वो अर्न कौन कर रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल रेजिडेंट इनकम अर्न करेगा वो नेशनल इनकम होती है, और जब डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न होती है, जनरेट होती है, तब वो डोमेस्टिक इनकम होती है. So, having understood the concept of normal residents of a country, let us take up the topic of domestic territory of a country. कि क्या क्या domestic territory में आता है. So, let us start. Basically, जब कॉमन अगर हम बात करें कॉमन लैंग्वेज की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री से होता है एक कंट्री का. लेकिन इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग द कॉन्सेप्ट इज मोर ब्रॉडर. इसमें क्या क्या चीजें आती है डोमेस्टिक टेरिटरी में, लेट अस सी. नंबर वन, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कंट्री. पहली बात क्या चीज आएगी, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, फ्रंटियर्स यानी पॉलिटिकल बाउंड्री जो है, इंडिया का मैप जब हम देखते हैं तो उसका जितना भी पॉलिटिकल बाउंड्री है वो, प्लस एक टेरिटोरियल वाटर्स भी होता है, यानी हमारी कंट्री के अगर हमारी कंट्री का बाउंड्री जो है वाटर को टच कर रहा है, कोई सी या ओशियन है, तो वो उसका कुछ जो पार्ट है उस वाटर का वो भी हमारी कंट्री का होता है. जैसे ये 12 नॉटिकल माइल्स जो है का जो एरिया है वो पानी के अंदर, वो हमारी कंट्री में आता है. तो पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस टेरिटोरियल वाटर जो डोमेस्टिक टेरिटरी में है उसमें इंक्लूड होगा. नेक्स्ट है ships and aircrafts operated by residents of the country across different parts of the world. अगर हमारी कंट्री के शिप्स या एयरक्राफ्ट्स किसी भी जगह वर्ल्ड में कहीं भी ऑपरेट हो रहे हैं तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे. फॉर एग्जांपल, इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन जापान एंड कोरिया रेगुलरली. अगर इंडिया का शिप जापान और कोरिया के बीच में मूव कर रहा है, वहां ऑपरेट कर रहा है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. नंबर टू एग्जांपल, पैसेंजर ट्रेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन इंग्लैंड एंड कनाडा. अगर एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का जो है एंटरप्राइज है, तो उसके जो प्लेन्स हैं वो अगर इंग्लैंड और कनाडा के बीच में फ्लाई कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. यानी हमारे कंट्री के शिप्स, हमारी कंट्री के एयरक्राफ्ट्स कहीं भी ऑपरेट हो रहे हैं in any part of the world, they will be included in the domestic territory of India. Next is fishing vessels, oil and natural gas rigs, and floating platforms operated by the residents of the country in the international waters or engaged in the extraction in areas in which the country has the exclusive right of exploitation. ये वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा हम डिस्क्राइब कर लेते हैं. फिशिंग वेसल का मतलब होता है ऐसा बोट या ऐसा शिप जो फिशिंग के लिए काम आता है, फिशिंग के लिए ऑपरेट करते हैं. ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, यानी ऑयल और नेचुरल गैस को निकालने वाला, जैसे इंडियन जो कंपनी है गवर्नमेंट की, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये क्या करती है, पानी के अंदर से नीचे से ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन करती है. तो अगर इस तरह कहीं ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स का मतलब वो ऐसा स्ट्रक्चर जिससे ये ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है पानी के बीच में से, वो. एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब पानी के ऊपर एक ऐसा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो बहुत सारी चीजों के काम आता है. वो एयरपोर्ट बनाने के काम आ सकता है, वो ब्रिज बनाने के काम आ सकता है. तो अगर इस तरह का ऑपरेशन हमारे रेजिडेंट्स जो है, हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स ने कहीं भी किया है इंटरनेशनल वाटर्स में, यानी वो हमारा एरिया ऑफ ओनरशिप नहीं है,
हमारे टेरिटोरियल वाटर में नहीं आता है, बट स्टिल हमारी कंट्री का वहां एक्सट्रैक्शन का राइट है, यानी हमारी कंट्री को उस एरिया में एक्सट्रैक्शन का, वहां फिशिंग करने का, वहां प्लेटफॉर्म बनाने का राइट मिला हुआ है, इसलिए वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। नेक्स्ट इज so the example is the fishing boats operated by Indian fishermen in the international waters of the Indian Ocean are part of domestic territory of India. अगर इंडिया के फिशरमैन जो है वो फिशिंग बोट्स जो ऑपरेट करते हैं अगर इंडियन ओशन के किसी भी पार्ट में जो कि हमारा एरिया ऑफ ओनरशिप नहीं भी है, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। यानी जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है वो तो आएगा ही, प्लस अगर इंडियन फिशरमैन कहीं भी फिशिंग बोट्स को ऑपरेट कर रहे हैं इन एनी इंटरनेशनल वाटर्स, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? Embassies, consulates and military establishments of the country located abroad। देखिए एम्बेसीज और कॉन्सुलेट एक तरह से आप सेम चीजें मान सकते हैं। कॉन्सुलेट जो है बेसिक डिफरेंस इसमें ये है कि एम्बेसी, देखो एम्बेसी क्या है कि एक कोई भी कंट्री का दूसरे कंट्रीज में एक एम्बेसी होता है जो ज्यादातर उसकी कैपिटल सिटी में होता है। जैसे अगर इंडिया का एम्बेसी जो है अमेरिका की जो कैपिटल सिटी है वहां वहां जो जो सिटी है उसमें इंडिया का एम्बेसी होगा। तो हर एक कंट्री के कैपिटल सिटी में हर एक कंट्री का एम्बेसी होता है, जो उसका काम क्या होता है वो इमिग्रेशन में हेल्प करता है, उसमें मदद करता है लोगों की, और जो फॉरेन में हमारे जो सिटीजन्स है उनके राइट्स का भी ख्याल रखता है। बहुत सारी मूवीज में एम्बेसी के बारे में दिखाया जाता है कि अगर कुछ इंडियंस है अमेरिका में, उनको अगर इंडिया आना है, अगर कोई इशू होता है तो वो एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं। कॉन्सुलेट जो है वो कैपिटल सिटी में एस्टेब्लिश नहीं होते हैं, बाकी कंट्री के पार्ट्स में होते हैं, ये भी एम्बेसी की तरह ही काम करते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब मिलिट्री अगर वहां लोकेटेड है तो ये सारी चीजें एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारी कंट्री के किसी दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश्ड हैं, then they will be part of domestic territory of India. For example, इंडियन एम्बेसी इन यूएसए इज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया इंडिया की जो एम्बेसी है सभी कंट्री में है और उसमें एम्बेसडर बैठता है, जैसा हम नॉर्मल रेजिडेंट्स में बात कर चुके हैं। तो अगर इंडियन एम्बेसी है यूएसए में तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है तो वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। सो this is all about domestic territory of a country. So basically नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं कि इनकम अर्न कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट। और नॉर्मल रेजिडेंट जो इनकम अर्न करता है वो कौन सी इनकम होती है? दैट इज नेशनल इनकम। और जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तब हम एरिया की बात करते हैं। जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं तब हम इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। कौन वाला क्वेश्चन जो है आता है जब हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं। कहाँ का जब क्वेश्चन आता है, वेयर, जब एरिया की बात होती है तब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। और डोमेस्टिक टेरिटरी में जब इनकम जनरेट होती है, whosoever is earning doesn't matter, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम है। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। थैंक यू।